आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है हम देखेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, एक प्रिज्म है। ठीक है, ये एक प्रिज्म है। इसके अंदर से सनलाइट जो वाइट होती है उसको गुजारे तो प्रिज्म में से निकलने के बाद ये 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि जो रेड वॉयलेट से लेकर रेड कलर के बीच एक पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रिज्म में से सफ़ेद प्रकाश की किरण को गुजारे तो एक रंगीन पट्टियों की एक चेन प्राप्त होती है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और सफ़ेद रंग का प्रकाश जो हमें दिखाई देता है उसकी रेंज होती है बैंगनी रंग से लेकर लाल रंग के बीच। और जो बैंगनी होती है ये इसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर और लगभग 700 या 740 नैनोमीटर तक रेंज होती है रेड की। तो ये जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं दृश्य प्रकाश या विजिबल रीजन, जिसके अंदर की हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट बात इसमें ध्यान देने वाली है वह कि लाल रंग जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। लाल रंग की वेवलेंथ होती है लगभग 700 से 740 नैनोमीटर के आसपास होती है। 720, 730, 740 के बाद का जो रीजन है उसे इंफ्रारेड कहते हैं, IR, वो शुरू हो जाता है। तो 700 के नियर होती है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इसका विचलन कम होता है। विचलन कम यानी कि ये प्रिज्म में से गुजरी यहाँ पर, ठीक है, तो ये कम मुड़ रही है यहाँ पर, जबकि ये बैंगनी रंग है ये ज़्यादा मुड़ रहा है। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी रेड रंग की, लेकिन इसका विचलन कोण कम होगा, अपनी दिशा से कम भटकेगी ये, जबकि वॉयलेट रंग की ज़्यादा भटकेगी अपनी दिशा से। ठीक है, विचलन कोण ज़्यादा हुआ बैंगनी के लिए, जबकि उसकी वेवलेंथ है वो कम है। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम सतत होता है, कंटिन्यूस होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि 7 रंग की 7 लाइनें प्राप्त हो गई, ये लाल हो गई, ये ऑरेंज हो गई, ये येलो हो गई। ये सातों सतत होते एक दूसरे में मिक्स होते हैं। जैसे लाल रंग समाप्त होता है धीरे धीरे करके, उसके अंदर ऑरेंज, ऑरेंज के पास येलो, ग्रीन, ब्लू, ऐसे कर करके रंग एक दूसरे में पट्टियाँ मिक्स होती है, इसलिए इसे सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम का एक जब रेन होती है, बारिश होती है, तब इंद्रधनुष रेनबो बनता है, वो भी एक स्पेक्ट्रम दिखाता है। जल की बूंद के अंदर से जब सनलाइट जाती है तो वो 7 रंगों में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो वो भी 7 रंग दिखाती है जैसे प्रिज्म में से, ये भी एक प्रकार का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, नेक्स्ट बात है दृश्य प्रकाश विजिबल, जो होता है 400 नैनोमीटर से 700 या 720 तक। ये क्या करता है, दृश्य प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का एक छोटा भाग है, इसका मान है 400 से 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, और जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण पदार्थ के साथ कोई विद्युत चुम्बकीय पदार्थ के साथ क्रिया करता है विकिरण, तो परमाणु इस ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं जो अस्थायी होता है। जब ये कम ऊर्जा वाली स्थायी कक्षा में लौटते हैं तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 400 से 700 नैनोमीटर तक है, ये एक छोटा सा पार्ट है जिसे विजिबल कहते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बहुत सारे पार्ट होते हैं जो यहाँ पर रहे, गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, यूवी हो गई, IR हो गई। यूवी और IR के बीच का जो भाग है 400 से 700, 700, 750 तक, ये हमारा है विजिबल रीजन। माइक्रोवेव हो गई, FM रेडियो, और इस प्रकार ये हो गया क्षेत्र। ठीक है, तो ये क्या है कि ये किसी पदार्थ से टकराती है तो क्या होता है कि पदार्थ से किसी अणु से टकराती है तो ये ऊर्जा का अब्जॉर्प्शन या अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाती है। जैसे इनका एनर्जी लेवल ये है, ये यहाँ से यहाँ ऊपर चली गई। जैसे इनका एनर्जी लेवल हाई होता है, ये अस्थायी होती है ना, कि स्टेबल नहीं होती है, अनस्टेबल होती है, वापस अपने स्टेबल अवस्था में या नीचे आ जाती है। ठीक है, यही बात इसमें बताई गई है। तो ये है विद्युत चुम्बकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम, विजिबल पार्ट दिखाया गया है। यहाँ पर जो बैंगनी रंग है इसकी 400 नैनोमीटर और 700 के ऊपर है लाल। 750 से आगे जाए तो ये IR रीजन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद
माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ये अलग अलग होती है। ठीक है। अब उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या होता है? दो होते हैं, उत्सर्जन और अवशोषण। मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है, उस पर विकिरण या रेडिएशन गिरा गया, ठीक है, तो अगर गिर जाने के बाद वो रेडिएशन वापस निकल जाए तो हम इसे क्या कहेंगे? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहेंगे। ठीक है। 3 रेडिएशन मान लेते हैं एक बार एग्जाम्पल के लिए, 3 रेडिएशन डाले गए किसी पदार्थ पर, 3 या 4 जो भी है इनकी वैल्यू, और वापस उतने के उतने निकल गए तो उसे हम कहेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। लेकिन अगर यही हम 3 या 4 रेडिएशन किसी पदार्थ पर डालें और वापस 1 या 2 निकले तो उसे कहेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रा। तो यही हम देखते हैं इसके अंदर उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या होता है, वो हम देखते हैं। ठीक है। तो उत्सर्जन किसी पदार्थ से ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जन, यानी कोई पदार्थ है उसको अगर एनर्जी दी गई है और उसके एनर्जी देने के बाद उसका रेडिएशन निकल रहा है उसका, तो उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं। परमाणु या अणु, परमाणु अणु या आयन विकिरण के अवशोषण पर उत्तेजित हो जाते हैं। इन विकिरण का जैसे ही किसी रेडिएशन का एब्जॉर्ब्स करता है कोई भी अणु या आयन, तो वो क्या होता है कि एक्टिव हो जाता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए किसी सैंपल को या तो गर्म करते हैं अथवा उसको विकिरण के रूप में ऊर्जा दी जाती है, और जब सैंपल अवशोषित ऊर्जा को निष्कासित करता है तो उत्सर्जित विकिरण की वेवलेंथ को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है। जैसे ये कोई सैंपल है, यहाँ पर दिखाया गया है, इसको एनर्जी दी गई और इसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। और अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफ या निगेटिव की तरह होता है। जब एक सतत विकिरण को सैंपल पर डाला जाता है, यानी विकिरण सतत होते हैं, तो वह विकिरण की कुछ तरंगदैर्घ्य का अवशोषण कर लेता है। द्रव्य द्वारा अवशोषित विकिरण की संगत लुप्त तरंगदैर्घ्य चमकीले सतत गहरे रंग की रेखाओं के रूप में प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अवशोषण स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ रेडिएशन का पार्ट तो पदार्थ अवशोषण कर लेता है। सतत स्पेक्ट्रम होता है लाल से बैंगनी तक, ठीक है, कुछ ना कुछ पार्ट अवशोषित कर लेता है और कुछ उसमें से बाहर निकल जाता है। जो अवशोषित करता है वो उसकी जो डायग्राम प्राप्त होगा हमें, उसकी जो वेवलेंथ है वो लुप्त हो जाती है। जैसे 7 रंग है लाल से बैंगनी, तो इसमें से जिस रंग के रेडिएशन के जिस नैनोमीटर में होता है, जिस वेवलेंथ का, अलग अलग कलर होते हैं उनके, ठीक है, 400 नैनोमीटर पर तो बैंगनी और 700 के आसपास लाल और बीच में 7 रंग होते हैं। तो जिस वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है कोई भी पदार्थ, तो वो क्या है कि पट्टी रंग की गायब हो जाती है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। होता है प्रकाश, वो एक गहरे रंग की रेखाओं में रूप में प्रदर्शित होता है। ये इसमें कह रहा है कि अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफी या नेगेटिव की तरह होता है, और सतत विकिरण यानी जो 7 जो रंग होते हैं अलग अलग वेवलेंथ के, वो डाल दिया उस पर सैंपल में किसी पदार्थ पर, तो वह विकिरण का कुछ तरंगदैर्घ्य का अवशोषित कर लेता है, और द्रव्य द्वारा अवशोषित विकिरण की संगत लुप्त तरंगदैर्घ्य चमकीले सतत, जो लुप्त हो जाती है वेवलेंथ, वो किस रंग में दिखती है हमें? वो दिखती है हमें चमकीले सतत, सतत यानी लगातार, और चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में गहरे रंग की रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होती है। यानी कि जो अवशोषित हो जाता है वो हमें दिखाई देता है चमकीले स्पेक्ट्रम में गहरे रंग की रेखाओं के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है इसमें उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जैसे कि पहले बताया गया, दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है, 400 से 700 या 720 होता है, ये सतत होता है लगातार, यानी एक दूसरे में रंग मिले हुए होते हैं। और लेकिन अब गैसीय अवस्था में बात करें, गैसीय अवस्था में परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाल से बैंगनी सतत रूप से प्रदर्शित नहीं होता। और इसी जो भी है पदार्थ को गैसीय अवस्था में प्राप्त करे अगर ये स्पेक्ट्रम, तो वो सतत नहीं होता। उसमें क्या होगा कि लाल रंग अलग होगा,
दूसरा रंग अलग होगा। ऐसे करके करके गैसीय अवस्था में ये रंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो तिरंगे और उनके बीच बीच में क्या होता है, काले काले स्पेस या स्थान रह जाते हैं। और जो काले स्थान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेखीय या परमाणु स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का विशेष महत्व होता है। परमाणु स्पेक्ट्रम का महत्व क्या होता है हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक तत्व का एक विशेष रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। रासायनिक तत्व का अपना एक खुद का एक स्पेक्ट्रम स्पेस होता है, स्पेशल होता है। और रासायनिक विश्लेषणों में परमाणु स्पेक्ट्रम की अभिलाक्षणिक यानी कि यूनिक रेखाएं लाइन अज्ञात परमाणु को पहचानने के लिए उसी प्रकार प्रयोग में ली जाती है जिस प्रकार अंगुलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट होते हैं वो किसी आदमी की पहचान कराते हैं। उसी प्रकार जो ये लाइन होती है अलग अलग पदार्थ की अलग अलग होती है जिससे पदार्थों को पहचान की जा सकती है। ज्ञात तत्व के परमाणुओं के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाओं का यथार्थ मिलान अज्ञात प्रतिदर्श या सैंपल की रेखाओं से तत्वों को पहचानने के लिए रॉबर्ट बुनसेन ने सर्वप्रथम किया। यानी कि हमें पता होता है कि इस टाइप की जो लाइन होती है इस पदार्थ की है। अभी हमें कोई एक सैंपल दे दिया, कोई पदार्थ दे दिया जो अज्ञात हमें ज्ञात नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ लाइन तो प्राप्त होगी ना स्पेक्ट्रम से। और हमें पहले से हमने निकाल के रखे हैं कि इस तत्व की ये होगी, इस एलिमेंट की होगी, उसे मिलान करके हम क्या कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि जो कि अज्ञात है, जो ज्ञात नहीं है, अभी तक जो सैंपल दिया गया हमें नहीं पता क्या है, उसका पता लगा लेते हैं। और ऐसा काम सबसे पहले किसने किया, रॉबर्ट बुनसेन ने किया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है रूबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम और स्कैंडियम आदि तत्वों की खोज तब हुई थी जब उनके खनिजों का स्पेक्ट्रम में विश्लेषण किया गया। यानी कि पहला तो ये हो गया कि अज्ञात जो भी पदार्थ है, पहली बात तो इसका कोई भी पदार्थ है उसका एक यूनिक होता है रेखीय स्पेक्ट्रम। दूसरा कि कोई अज्ञात पदार्थ है, कोई सैंपल है, उससे उसके रेखीय स्पेक्ट्रम जो ज्ञात है उससे मिलाकर हम पदार्थ की पहचान कर सकते हैं। और जो रूबिडियम, सीजियम, ईडियम, गैलियम और स्कैंडियम तत्व है इनकी खोज में भी, उनके खनिजों के खोज में भी स्पेक्ट्रमी विश्लेषण का बहुत महत्व है। और सूर्य में हीलियम तत्व की उपस्थिति भी स्पेक्ट्रम विधि द्वारा ज्ञात की गई। ये रेखीय स्पेक्ट्रम के कुछ महत्व है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, लाइनर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन प्रभावित किया जाता है तब क्या होता है, H2 अणु, हाइड्रोजन क्या होता है H2 के रूप में होता है, तो वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन अणु देता है। क्योंकि हमें लाइट इलेक्ट्रिक आर्क दे रहे हैं तो उसमें एनर्जी हो रही है प्राप्त। इससे क्या है कि वो उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन देता है जो विविध यानी विभिन्न आवर्तियों वाले फ्रीक्वेंसी वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यानी एनर्जी ले ली, उसके बाद वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो स्प्लिट करता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की कई श्रेणियाँ होती है। यानी कि H2 गैस को अगर हम दें, लाइट इलेक्ट्रिक आर्क प्रभावित करे तो क्या होता है कि उसमें हाई लेवल पर चला जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और फिर वो एक विभिन्न फ्रिक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है, छोड़ता है। और जिससे कि स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन की कई रेखाएं प्राप्त होती है जिन्हें अलग अलग सीरीज कहते हैं और इनके इनके आविष्कारों के नाम पर जाना जाता है। ठीक है, बामर ने सन 1885 में प्रायोगिक परीक्षण यानी कि प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, यदि प्रैक्टिकल किया और जो ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर बताया कि यदि स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तरंग संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दृश्य क्षेत्र यानी विजिबल जोन की रेखाओं को निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया गया है। यानी तरंग संख्या के रूप में जो सूत्र आता है हाइड्रोजन का, बामर ने बताया, वो ये होता है म्यू बार कहते हैं इसे। म्यू बार बराबर होता है 109,677। ठीक है, ये होता है 109,677। ये नंबर हम याद रख लेंगे, इसमें दशमलव नहीं, ये पूरी संख्या है। और अंडर रूट के अंदर होता है 1/2² माइनस 1/n²। इसे n1² माइनस n2² भी लिख सकते हैं। ये जो दे रखा है 109,677 ब्रैकेट के अंदर 1/n1² माइनस n2²। n एक पूर्णांक संख्या है जिसका मान 3 या 3 से अधिक होता है, यानी 3, 4, 5 ये n के मान होते हैं।
और इस सूत्र द्वारा ऊपर वर्णित रेखाओं को बाउमर श्रेणी कहा जाता है। एन का मान यहाँ पर 2 स्क्वायर दे रखा है, बाउमर ने निकाला तो वो 2 स्क्वायर आया था, इसे हम कहेंगे बाउमर श्रेणी। ठीक है, ये सूत्र आ गया यहाँ पर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल इसी श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य चित्र से प्राप्त होती है। स्वीडन के एक स्पेक्ट्रमी वैज्ञानिक जोहान्स रिडबर्ग ने बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणी की रेखाएं निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाई गई। रिडबर्ग ने सूत्र दिया हुआ इस प्रकार था: 109,677 1/N1 स्क्वायर -1/N2 स्क्वायर। एन की जगह 2 रख दिया तो उसे हम कह देंगे बाउमर श्रेणी। ठीक है, और 109,667 सेमी है, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और एन का मान है N1, वो 1 2 3 4 5 रेखाओं की 5 श्रेणियां लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट और फुंड कहलाती है। ठीक है, यानी N1 का मान अगर 1 है और N2 का मान 2 या 3 है तो ये लाइमन श्रेणी कहलाती है। बामर के लिए N1 का मान 2 होता है, पासन के लिए N1 का मान 3 होता है, ब्रैकेट के लिए। ये अलग अलग सीरीज स्प्लिटिंग से प्राप्त हो गई, जिसके N1 और N2 के मान है। बामर ने दी थी वो तो 2 तो थी, बाकी ये पासन, ब्रैकेट एंड फुंड या फंड कहलाती है। ठीक है, ये डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर। का इसके अंदर जो ये जा रही है, तो इसमें क्या क्या कि इस डायग्राम की हम एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। पहले हाइड्रोजन का नेक्स्ट वीडियो में जब हम बोर मॉडल पढ़ेंगे, बोर मॉडल के बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे। इसमें सिर्फ एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिया गया है और हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम का हमने इंट्रो पढ़ा है बस। ठीक है, तो ये जो डायग्राम दे रखा है इसका एक्सप्लेनेशन हम बोर मॉडल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद करेंगे ये। ठीक है, एंड लास्ट है हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम है, सभी तत्वों के रेखीय स्पेक्ट्रम के, यानी कि अलग अलग हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, बहुत सारे एलिमेंट है, सबका रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, चित्र सबका प्राप्त होता है जितने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। लेकिन जो भारी परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम जो कॉम्प्लेक्स होता है, सोडियम हो गया और भी बहुत सारे हो गए, उनका क्या है कि पोटेशियम हो गया, उनका थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लाइनें बहुत सारी प्राप्त होती है। लेकिन सभी रेखीय स्पेक्ट्रम में कुछ लक्षण होते हैं कि प्रत्येक तत्व का विशेष प्रकार का होता है। जो हाइड्रोजन का प्राप्त है वो हाइड्रोजन का ही है, हीलियम, लिथियम या जो भी है अलग एलिमेंट, उनका जो होगा वो अलग प्राप्त होगा, हाइड्रोजन जैसा नहीं होगा। और प्रत्येक तत्व के रेखा स्पेक्ट्रम में एक रेगुलरिटी या नियमितता पाई जाती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने परमाणु स्पेक्ट्रा, जिसके अंतर्गत उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रा और हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम पढ़ा।